Hello and welcome to this session. So today we'll continue with the previous session that was the hydrosphere. है ना आही गल कर रहे थे आप तो हाइड्रोस्फीयर किस में बात करेंगे। हमने क्या बात की थी, हमने ऑलरेडी रिलीफ की बात की है। उसमें जो फीचर्स हैं लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, एबिजल प्लेन, वो कुछ हमने बातें की थी। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और क्या हमें पता होना चाहिए। राइट, हमने छोड़ा था कहाँ पे, जो ओशन के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि शायद थोड़ा बहुत डिस्कस किया, उसको कंटिन्यू करते हैं। लेट मी स्टार्ट कि एक तो वेव्स आती हैं ओशन के अंदर जो आप जनरली देखते हैं, दूसरा टाइड्स आती हैं और एक होते हैं ओशन करंट्स। तीनों चीजें अलग अलग हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, हम उनको मिक्सअप कर जाते हैं और हमें ये तीनों चीजें, अगर तीन छोड़िए, वेव्स जो हैं और करंट्स वो हमें सेम ही नजर आते हैं, बट तीनों अलग अलग हैं। डिफरेंस क्या है, चलिए उसकी बात करेंगे। रफ सा एक मैं आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। जो वेव्स हैं, आप समंदर के किनारे पे हैं और यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे वेव्स आ रही हैं। राइट, ऐसा ही कुछ होता है। बट हमें क्या लगता है, वेव सारी मीन्स जो पानी है वो मूव कर रहा है कहाँ पे, टुवर्ड द कोस्ट। पर एक्चुअल में वेव्स में पानी की मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, यानी कि वो कोस्ट की तरफ चलता नहीं है। वो क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट है, ऊपर और नीचे बस ऐसे मूव करता है। तो ये चीज समझेंगे। दूसरा टाइड्स। टाइड क्या है, अगर ये सी है यहाँ पे और ये जो पहले बनाया मैंने, दिस इज द लैंड मास, जमीन है। तो जब सी लेवल जो है, कि अगर यहाँ पे है भी और बाद में वो राइज करके कहाँ तक पहुंच जाए, इस लेवल तक आ जाए, तो पहला तो लेवल ये है, दूसरा ये है। सुबह को लेवल यहाँ पे है, शाम को लेवल यहाँ पे है, तो ये चेंज हो गया। ये क्या हुआ, जो वाटर है सी का, ओशन का, वो राइज कर गया। तो सी लेवल का राइज होना, इसको हम कहते हैं टाइड। करंट क्या है, जब जो ओशन के अंदर का जो पानी है, ये सारा पानी जो है, जब ये मूव करे सारा, यहाँ पे पानी चल रहा है, वेव्स में पानी नहीं मूव करता है, यहाँ पे जो करंट है उसमें पानी मूव कर रहा है, तो ये फर्क है। तो तीनों को समझते हैं ढंग से। चलिए, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेव्स। जो वेव है इस डायग्राम में देखिए है क्या, सबसे पहले बनती कैसे है और उन दोनों को डायग्राम के साथ मिला के समझ लेते हैं। वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड द सरफेस लेयर। अब जो समंदर है, यहाँ पे जो हवा चल रही होती है ऊपर, वो क्या करती है, इसको पुश करती है ना। किसको, समंदर के पानी को। जब ये पुश करेगी तो ये पानी आगे की तरफ पुश होगा। जब पुश होगा तो वो डिस्टर्ब होगा, उसमें रिपल इफेक्ट, वेव की तरह एक इफेक्ट जनरेट होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में, डायग्राम में नजर आ रहा है। ये दिस इज द रिपल इफेक्ट, है ना। दूसरा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करने वाली और समझने वाली ये है, यहाँ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। जो पानी है वो इस तरफ मूव नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे ये आ तो रहा है कोस्ट तक, पानी की मूवमेंट तो हो रही है। नहीं, उसको समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे मूवमेंट कौन सी है, सिर्फ अप एंड डाउन, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट है जी यहाँ पे, और कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। ये चीज समझ लीजिए बस, है ना। इसको मैं यहाँ पे बाकी समझा देता हूँ कि होता क्या, एक वेव्स हैं, साइंस में आपने पढ़ी होंगी। वेव्स क्या होता है, कुछ इस तरह की होती है। एक वेव का क्रेस्ट होता है, द अपर पार्ट, और एक लोअर, दिस इज द ट्रफ। अब जब ये यहाँ पे आ रही है कोस्ट की तरफ, दिस इज द कोस्ट, दिस इज द कोस्ट, समुद्र का किनारा है। अब यहाँ से जो वेव्स आ रही है, अब देखिए जो यहाँ पे डेप्थ है अंदर, और जब पास आ गया समुद्र के किनारे के, तो यहाँ पे जो डेप्थ है कम हो गई है, पानी जो है शैलो हो गया है। अब उसका अफेक्ट कहाँ पे पड़ता, उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, उसका इफेक्ट ये है, यहाँ पे जो वेव थी वो यहाँ पे तो आई, पर समंदर का किनारा जो है वो कम डीप है, तो उसको रोक रहा है, एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो क्या हुआ, पानी आगे की तरफ जा रहा है और ये समुद्र का किनारा उसको रोक रहा है। यहाँ पे क्यों रोक रहा है, क्योंकि ऐसे टिल्टेड है, इधर से पानी आ रहा है और ये उसको रोक रहा है। तो क्या होगा, पानी तो मोशन में है, कौन सा, जो वेव्स है वो मोशन में है एक तरह से ऐसे। अब जो यहाँ पे है उसको तो पुश लगेगा, किसकी वजह से, जो इसकी हाइट है, तो जो ये वाला पार्ट ही आगे मूव कर जाता है, और जब आगे जाता है तो ये पार्ट गिर जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वाश। और आगे तक जो समुद्र के किनारे तक, अब जब आप समुद्र के किनारे पे खड़े हो जाते हो या कोस्ट पे खड़े हो जाते हो, आपको आपके पैरों में पानी चल के आता है लहरों का, वो स्वाश कहलाता है। जब वो लहर का पानी आपके पैरों में आके फिर वापस जाता है, उसको कहते हैं बैक वॉश। तो यहाँ पे जो है पानी की मूवमेंट नहीं है, एनर्जी मूव कर रही है। और पानी की मूवमेंट कौन सी है, सिर्फ ये यहाँ पे ऐसे कह लीजिए सर्कुलर मूवमेंट है, या अप एंड डाउन मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती। यही है वेव्स।
फिर जो सर्फिंग करते हैं लोग वो कहाँ पे करते हैं? ये जो एरिया है वेव्स के आगे वाला, क्योंकि ये मूव क्या करता है, फिर अगर कोई पूछे यहाँ मूव क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी मूव कर रही है, बस एनर्जी मूव कर रही है, क्योंकि एनर्जी पानी में कहाँ से है, जो फ्रिक्शन ने उसके अंदर रिपल इफेक्ट किया, जो डिस्टरबेंस हुई, तो उस डिस्टरबेंस की वजह से पानी ऐसा होने लगा, वेव ही जो है वेव जनरेट हो गई। तो ये वेव में जा क्या रहा है आगे की तरफ, दिस इज द एनर्जी, और ये एनर्जी ही है जो आगे कोस्ट तक आती है, जो पानी को ऐसे पुश करती है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सर्फिंग की जाती है, क्योंकि एनर्जी इसको आगे लेकर जाएगी। ये होता है जी इसमें, राइट। अब ये हमने स्वाश भी पढ़ लिया है, बैक वॉश भी पढ़ लिया है। इनकी हाइट कितनी हो सकती है, वेव्स की हाइट डिपेंड करता है। ये 12 मीटर यानी कि 36 फीट, या 15 मीटर यानी कि 45 फीट भी हो सकती है। जब बहुत बड़ी वेव्स हो जाती हैं उनको आप क्या कहते हैं? सुनामी, जिनको सिस्मिक वेव्स भी कहा जाता है। तो सुनामी भी एक तरह की वेव ही है। पर सुनामी आती कैसे है, वह फर्क है। सुनामी आती है अर्थक्वेक से, राइट। या तो अर्थक्वेक आया है कहाँ पे, ये समंदर है उसके बेड में, नीचे के समंदर है और इसका जो बेड है यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए कि एक पार्ट है, ये प्लेट ऊपर उठ जाए या ये नीचे चली जाए, ऐसे डिस्टरबेंस हो जाए, तो पानी को पुश करेगा। तो ये पानी जब पुश होगा तो क्या होगा, ये एक वेव जनरेट होगी और वो कोस्ट तक जाएगी ही जाएगी। अब जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना अर्थक्वेक स्ट्रांग होगा, उतनी ही वेव ज्यादा बड़ी बनेगी और उतना ही बड़ा सुनामी आपको यहाँ, उतना ही पावरफुल सुनामी आपको नजर आने वाला है। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे अगर टेक्टोनिक, अब आपको पता है व्हाट इज टेक्टोनिक मूवमेंट, कि जब प्लेट है वो डिस्टर्ब होती है। अब ये प्लेट है, ये ऊपर की तरफ राइज कर गई, ये प्लेट, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये प्लेट ऊपर उठ गई, इससे क्या हुआ, ये पानी ऊपर उठा सारा का सारा। ये पानी ऊपर उठा तो इसमें क्या एनर्जी जनरेट हुई। अब ये एनर्जी जो है ये मूव कर रही है यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे समंदर के पास आ रही है एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पर साथ साथ में देखिए जो यहाँ पे डेप्थ है और यहाँ पे डेप्थ है वो कम होती जा रही है। तो डेप्थ कम हो रही है, इसका मतलब जो वेव की हाइट है, अगर एनर्जी कम भी होगी तब भी उसकी हाइट कोस्ट पर आपको बहुत बड़ी नजर आएगी। अब यहाँ पे एनर्जी आई, अब जैसे वहां पे श्वास गिरा था, यहाँ पे भी श्वास गिरेगा, आगे तक आएगा। बट जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो विलेजेस हैं, उनके लिए क्या ये जो वेव है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, कोस्ट तक आ चुका होता है। तो यहाँ पे जो ये एक वेव होगी उसकी हाइट हो सकता है 45 फीट हो, और 45 फीट मीन्स समथिंग बिग, 4-5 स्टोरी की बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी है ना। तो जब वो यहाँ पे श्वास गिरेगा तो वो कितना नुकसान करेगा, बेसिकली डैमेज बहुत होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इसीलिए दिस इज प्रॉब्लमेटिक। सुनामी से में डर लगता है, अदरवाइज सुनामी इज जस्ट अ वेव, और ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब सी वेव्स ही होता है और कुछ नहीं होता है ना। उनके लिए कॉमन चीज ऐसे कह सकते हैं। जो दूसरी चीज है दैट इज टाइड। टाइड क्या होता है? टाइड सरफ की बात नहीं हो रही है, टाइड है कि राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। कि ओशन वाटर है, ये सी है, एक बार ओशन वाटर यहाँ पे है, शाम को यहाँ आ गया, ठीक है, और वापस अगले दिन फिर यहाँ पे नीचे आ गया, 1 2, ये दो पोजीशन में ही वो ऑसिलेट करता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइड। तो राइज एंड फॉल इन द सी लेवल इज द टाइड। होता क्यों है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मून है उसका इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी कि जो मून है वो अर्थ के ऊपर जो पानी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेट की तरह। दूसरा सन का, तो दो इफेक्ट ये हो गए, यानी कि एक तरफ मून और दूसरा सन, दोनों एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तीसरा है अर्थ जो है रोटेट करती है ऐसे अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो उसकी वजह से भी एक फोर्स जनरेट होता है जिसको आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी हेल्प करता है इस टाइड में, राइट। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, यू विल गेट टू नो, यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, एंड लेट मी एक्सप्लेन। अब यहाँ पे देखने वाला क्या है? देखने वाला ये है, ठीक है, कि पोजीशन क्या होगी अगर सन, आप मान लीजिए यहाँ पे है, ये सन है और अर्थ यहाँ पे है, और उसके अगर बीच में आ जाए मून, या सामने आ जाए, तो दोनों तरफ है, ये तो लास्ट या फर्स्ट ऐसे है,
ये क्वार्टर है, ऐसे हम समझ लीजिए। यानी कि एक पोजीशन अगर ये मान लूं मैं, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अगर है तो क्या होने वाला है। अब आप सोचिए, यहां से मून और इधर सन, दोनों की पावर जो है मैग्नेटिक वो डबल हो जाएगी, या ग्रेविटेशन पुल। तो पानी इस तरफ क्या होगा, ज्यादा राइज करेगा। तो क्या होगा, जो पानी का लेवल ज्यादा राइज करेगा उसको बोलेंगे हम हाई टाइड्स आती हैं, उसको हाई को स्प्रिंग भी बोला जाता है, स्प्रिंग टाइड। और जब इधर आएगा तो तभी भी ये होगा। तब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के ज्यादा पास है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा लगेगा, उसकी फोर्स ज्यादा लगेगी सन से, तभी भी जो राइज है वो ज्यादा होगा, तो हाई टाइड आएंगी। तो ये क्वेश्चन में जाता है कि हाई टाइड कब आएंगी, है ना। तो पोजीशन क्या होनी चाहिए, तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। कौन, सन, मून, अर्थ। इसमें भी और इसमें भी लगा लीजिए, यहाँ पे तीनों एक लाइन में है, और यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग टाइड। हाई टाइड को ही स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे लो टाइड आएगी। लो टाइड और हाई टाइड में फर्क क्या है, एक में पानी का लेवल ज्यादा राइज कर जाएगा, वो हो जाएगी हाई टाइड। एक में राइज तो करेगा पर कम राइज करेगा। जैसे मान लीजिए हाई टाइड है तो पानी का लेवल कितना राइज कर गया, 10 मीटर राइज कर गया, है ना। एज्यूम कर लीजिए 30 फीट हो गया, और एक में कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। वो कम क्यों हुआ, वो उसको कह रहे हैं, जो कम है वो है लो टाइड या नीप टाइड। एग्जाम में ऐसे वर्ड्स ज्यादा आते हैं, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड। पर आपको समझना होगा, जो स्प्रिंग है वो हाई है, जो नीप है वो लो है। इसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए ऐसे याद रखिए, जो अर्थ है, मून और सन, इनकी पोजीशन क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये तीनों। अर्थ के साथ मून और सन कैसे बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों तरफ, यहां भी और इसमें भी, यानी कि इस पोजीशन में भी और इस पोजीशन में भी। तो इससे लो टाइड क्यों आती है, वो इसलिए आती है कि मून जो है, इधर से मून खींच रहा है पानी को, ग्रेविटेशन पुल लगा रहा है, इधर से सन लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाता है, तो पानी ज्यादा राइज नहीं कर पाता है जितना उसको होना चाहिए था। तो ये चीज में ध्यान रखने वाली है, राइट। अब एक चीज और है इसमें, कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है या मून, मान लीजिए सिर्फ मून है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। तो टाइड कहाँ पे आएगी, जहां पे मून होगा इस वाले पोर्शन में आएगी। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, उसी टाइम पे उसके जस्ट अपोजिट, अर्थ के उसी के अपोजिट भी टाइड आती है। क्यों, जब ऐसे आप कुछ भी घुमाएंगे, लाइक साइकिल है, उसका पहिया घूमेगा, उसमें पानी डालेंगे तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ भी ऐसे ही अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो जो यहाँ पे टाइड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके अपोजिट भी टाइड उसी वक्त आएगी। तो एक टाइम में दो जगह टाइड आती है, एक तो मून की वजह से, मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आती है। ये दो तीन बातें हैं मैंने बताई। पहला, टाइड क्यों आती है, फिर स्प्रिंग टाइड और नेप टाइड, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, क्या फर्क है, पोजीशन क्या होती है देख लीजिए। और जब टाइड आती है दोनों एक साथ आती हैं, यानी कि एक टाइम में दो जगह आती है, एक अर्थ के एक तरफ, एक बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरी तरफ आती है। जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं, ये क्या है, जैसे एक नदी चलती है ना, यहाँ पे जब पानी एक नदी की तरफ फ्लो करे समंदर के अंदर, उसको हम करंट बोलते हैं। सो यहाँ पे रेगुलर जो पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पाथ पे चल रहा होता है, ये याद रखिए। डेफिनेट पाथ होगा उसका, ये नहीं कि चल रहा जिगजैग, ऐसे नहीं चलेगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होगा और पर्टिकुलर रास्ते पे चल रहा होगा। और ये रेगुलर होगा, ये नहीं कि अभी चला फिर बंद हो गया, नो, रेगुलर चलता है, राइट। और चलते कैसे, हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे, नॉट ऊपर नीचे। क्यों चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। विंड एंड वाटर में जो फ्रिक्शन, जैसे वेव्स जनरेट होती हैं वो पुश करती हैं, तो वेव्स जनरेट होती है, करंट्स भी जनरेट होते हैं। उसके अलावा जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा कॉर्लिस फोर्स है, ये भी जो है कंट्रीब्यूट करती है। फिर जो वाटर लेवल है उसकी वजह से भी, तो वाटर लेवल का मतलब क्या है, कि मान लीजिए एक तरफ पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया और एक तरफ सी लेवल जो है नीचे है और एक तरफ ऊंचा है, तो यहाँ का जो पानी है वो की तरफ चलेगा,
इस तरफ चलना स्टार्ट कर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। क्यों चला? क्योंकि एक तरफ पानी का लेवल ज्यादा बढ़ गया था। रीजन क्यों बढ़ क्यों जाता है? कई कारण हो सकते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ से कैसे फर्क पड़ता है कि अर्थ अगर इस तरफ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो पानी है वो वहीं रह जाएगा। तो पानी आपको कैसा नजर आएगा चलता हुआ? अपोजिट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट चलता हुआ नजर आता है, और ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओशन करंट कितनी तरह के हैं, फिर मैं आपको इमेजेस में दिखा दूंगा वो। अगर आप सिर्फ टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो दो तरह के एक होते हैं जो कोल्ड होते हैं, और एक होते हैं जो वार्म होते हैं। कोल्ड और वार्म का फर्क क्या है? सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? पोल्स। यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है। यहाँ पोल्स हैं। इक्वेटर जो है कैसा है? वार्म एरियाज हैं। ये आपको पता है। पोल्स कैसे हैं? ये कोल्ड एरियाज हैं। तो जो पानी इस इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलता है, जो करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलता है, यानी कि वो वार्म से कोल्ड एरिया की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया? वो हो जाएगा ये वाला वार्म करंट। और जो कोल्ड से वार्म एरिया की तरफ आ रहा है, जो भी पानी आ रहा है, वो हो जाएगा कोल्ड करंट। सिर्फ इतना सा फर्क है। तो पहचानना बहुत आसान है कि जो करंट चल रहा है वो कोल्ड होगा या वार्म होगा। पता कैसे लगता है? उसके टेम्परेचर से। आपको आइडिया कैसे लगाना है? आप यहाँ बैठ के टेम्परेचर नहीं देख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत हद तक आइडिया लग जाता है। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है। ये सारा जो अटलांटिक ओशन है, और यहाँ इंडियन ओशन है। अब इसमें देख लीजिए क्या है। ये है इसका सेंटर पार्ट, 0 डिग्री का इक्वेटर। दिस इज द इक्वेटर, यहाँ लिखा है। तो एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक है साउथ। अर्थ को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जो नॉर्थ, यहाँ देखिए करंट चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बोला था ईस्ट टू वेस्ट चलता है, यस। दिस इज इक्वेटर पे है तो इक्वेटोरियल करंट हो गया, नॉर्थ में तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया। यहाँ पे आके ये मुड़ जाता है, क्योंकि ये आइलैंड से इसकी वजह से डिफ्लेक्ट होता है। लैंड मास है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, किधर चला जाता है? ऊपर की तरफ। तो ये कैसा करंट हुआ? ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वार्म हुआ। और वैसे भी रेड उसमें इंडिकेटेड है, तो दिस इज वार्म करंट, क्यूरोशियो करंट। ठीक है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज ओयाशियो, ये कोल्ड करंट है। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज कैलिफोर्निया करंट, ये भी कोल्ड करंट है। यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ये भी कोल्ड करंट है। जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो है वार्म करंट। ये चीजें ध्यान रखनी है। उसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में देख लीजिए, लिखा है साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में देख लीजिए, ये कैसा है? दिस इज अगेन वार्म करंट, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है। अब जो ये वाला करंट है, जो ब्लू लाइन है, ये कोल्ड करंट। क्यों? पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ, यानी कि कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की तरफ ये जा रहा है। अब उसी तरह से आ जाइए अटलांटिक में आ जाइए। तो जितने भी आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये हर जगह होगा, साउथ इक्वेटोरियल। और उनके बीच में एक चलता है, उसको कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये क्या है? ये उल्टा चलता है, वेस्ट टू ईस्ट चलता है जी ये। उसी तरह से ये करंट आगे गया, फिर यहाँ पे गल्फ का एरिया, तो गल्फ स्ट्रीम कहलाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक है। फिर वो नीचे आएगा तो क्या हो रहा है? ठंडे एरिया से गर्म की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ कैनरी करंट है। पर कौन सा है ये? कोल्ड करंट है ना? तो ये चीज हमें देखनी है बस। उसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, ये जो चल रहा है ये कैसा है? ये ब्राजील करंट है, कैसा है? वार्म होगा। ये कैसा है? अगुलास करंट है, ये वार्म है। यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ये सोमाली, ये वार्म है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये करंट जो है कोल्ड है कि वार्म है। कैसे पता लगेगा? एरिया पता होना चाहिए। जैसे कैनरी कहाँ पे है? जो जगह का नाम है। अब यहाँ पे ब्राजील है कंट्री, तो इसलिए ब्राजील करंट हो गया। यहाँ पे अगुलास है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो अगुलास हो गया। तो जैसा एरिया उसी के नाम पे उसका नाम पड़ गया। अब वो कोल्ड है या वार्म है, इसका आइडिया आप कैसे लगाएंगे? इसका आइडिया आप सिर्फ ऐसे लगाएंगे कि उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो किस तरफ से किस तरफ को है। दैट्स इट। ये आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे ये चीज याद रखने वाले करेक्टरिस्टिक्स में, कि जो जनरल मूवमेंट होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज है, और साउथ में वो एंटी क्लॉक वाइज है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देख लीजिए। पिछले वाले में यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऐसे चल रहा है, यानी कि जैसे घड़ी चलती है कुछ इस तरह से, घड़ी ऐसे चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पे कैसे चल रहे हैं? ये कुछ इस तरह से चल रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन है। तो कैसा हो गया ये? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉक
और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एक तो ये पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा एक्सेप्शन क्या है, इंडियन ओशन का नॉर्थ पार्ट। क्यों है ऐसा, यहाँ पे ये चीजें नहीं चलती है कि क्लॉक एंटी क्लॉक, यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहाँ पे सीजनल चेंज है, मॉनसून आता है, उस वजह से यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा तो ये हो गया आपको याद करने वाला, समझने वाला, ये हो गया कि जो वार्म करंट है दे मूव टुवर्ड द कोल्ड सीज एंड कोल्ड करंट टुवर्ड द वार्म सी। बिल्कुल ठीक है कि जब हमने बात की जो नीचे वाले एरियाज है यहाँ से ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं वो कैसे करंट है, वो वार्म करंट है। तो जहां जा रहे हैं वहां पे एरिया कैसे हैं, वो ठंडे एरियाज हैं, जैसे कनाडा को जा रहा है करंट, तो वहां तो कोल्ड सी है, तो वार्म कोल्ड की तरफ आया। और जो इधर से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ वार्म एरिया, तो ऊपर से क्या आया, कोल्ड करंट आया, तो कोल्ड वार्म सी में जा रहे हैं। और जो ईस्ट वाला पार्ट है वहां पे क्या है, वार्म करंट आते हैं, और जो वेस्ट की तरफ जाएंगे ओशन के, वहां पे यहाँ पे कोल्ड करंट है और यहाँ वार्म करंट आएंगे। तो ऐसे को समझना है। उसके अलावा जो शेप है कोस्ट की, पोजीशन है कोस्ट की, उसकी वजह से भी जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, कि अगर यहाँ से करंट मूव कर रहा है और यहाँ पे कोस्ट ऐसा है तो क्या हो जाएगा, करंट मुड़ जाएगा इस तरह। ये आपको समझना है। डाउट है तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, I'll make you understand, no issues, I'll take another session। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है इसका, यस। जैसे डेजर्ट बनते हैं इससे, जो हॉट डेजर्ट्स हैं, कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां पे चलने वाले कोल्ड करंट हैं। कोल्ड करंट की वजह से जो आपके क्या बनते हैं, डेजर्ट्स बनते हैं। दूसरा, ये ओशन करंट्स कई जगह पे बारिश का भी काम करते हैं, बारिश लाने का। जैसे ये मान लीजिए एक एरिया है और यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, ये क्या है, वार्म करंट है। वार्म है, गर्म है, इसका मतलब यहाँ से वो मॉइस्चर ले लेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अगर टेम्परेचर होगा तो वो कम हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब वो कोस्ट पे जाएगा जो ठंडे एरियाज है, तो वहां क्या करेगा, कंडेंसेशन हो जाएगी और वो रेन फॉल कॉज करेगा, तो रेन आ जाती है। मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, अगर यहाँ पे जो एरिया ठंडे और ये गर्म पानी आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, तो जो एक्सट्रीम था, बहुत ठंड थी, वो कम ठंड में बदल जाएगी, कूल हो जाएगा। तो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, फिशिंग को और नेविगेशन को भी अफेक्ट करते हैं। फिशिंग, कि जहां पे ये कोल्ड और वार्म करंट आके मिलते हैं उस एरिया में क्या होता है, फिश बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि फिश के लिए फूड आ जाता है। तो ऐसे जो एरिया होंगे वो क्या होंगे, वो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छे होंगे, वहां पे लोगों के लिए मछली पकड़ने का साधन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लोगों का जो लाइफ है वहां पे उसी पे डिपेंड करते हैं, फिशिंग पे। फिर आ गया नेविगेशन। नेविगेशन क्या, जो शिप्स चलते हैं नेविगेट करते हैं इसमें ओशन में, अगर करंट चल रहे हैं तो शिप भी उसके साथ चलेगा, तो उसको क्या होगा, एनर्जी कम लगेगी। अगर करंट इधर की तरफ जा रहा है, शिप इधर की तरफ चलेगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। उसके अलावा कई बार नुकसान भी होता है कि अगर दो करंट मिलते हैं, वार्म और कोल्ड, तो वहां पे क्या हो जाती है, बहुत सारी फॉग। अगर फॉग हो जाएगी तो दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक फॉर नेविगेशन, क्योंकि फॉग में विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो शिप जो है वो नहीं देख पाएगा और वो ढंग से नहीं चल पाएगा, उनके लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है और ये लॉसेस हैं, मीन्स ये इफेक्ट है ओशन करंट के, राइट। सो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।